जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया है। देखिए, पिछली क्लास हमने नहीं ले पाए थे, तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी और जो हमारे साइंस जीके के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट्स चल रहे थे उसी में हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे और आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट हमने वो कर लिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके संस्थापक थे धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल इसके संस्थापक थे। अब अगला जो प्रश्न आता है या अगला जो पॉइंट है आपका, वो ये है कि मेहरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था। मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? इसने बनवाया था, तो ये स्तंभ बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही मेहरौली लौह स्तंभ बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गंगई कोट, गंगई कोंड कहलाता है। गंगई कोंड कहलाता है। क्या कहलाता है गंगई कोंड? ये कहलाते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है गंगई कोंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल जो होता है, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल जो है वो इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो आता है ना, कि ये प्राचीन भारत का है। प्राचीन भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल जो होता है वो गुप्त काल है। लेकिन मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो स्वर्णकाल है वो किसे कहा जाता है? मुगल साम्राज्य को कहा जाता है। मुगलों ने 330 वर्षों तक भारत में अपना अधिकार जमाया था और इन्होंने अपना शासन चलाया था 330 वर्षों तक। और कई सारे स्थापत्यकारों ने कई सारी इमारतों का निर्माण करवाया है, अभिलेखों का भी निर्माण करवाया है। इसीलिए मध्यकालीन भारत को भी कहा जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल साम्राज्य को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? विष्णुगुप्त। ये पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद में आज ही हम कुछ जीके की ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिनसे आप बहुत जल्दी चीजें सीख जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति ही था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की। हर्षवर्धन ने, इनकी जो पहली राजधानी थी, पुष्यभूति की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी, और थानेश्वर के बाद अगली जो राजधानी बनी थी वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। तो इन्होंने कहाँ की थी स्थानांतरित? कन्नौज में। अगली जो ये राजधानी बनाई गई थी इनके द्वारा वो थी कन्नौज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भूमि देने की सामती प्रथा की शुरुआत। भूमि देने की सामती सामती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने ही भूमि देने की सामती प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हेनसोंग किसके काल में भारत आया था? हेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? हेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के ही शासन काल में एक चीनी यात्री हेनसोंग कहाँ आया था? भारत आया था, हर्षवर्धन के ही शासन काल में। इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि हेनसोंग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट है बहुत, तो सारी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हेनसोंग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की, ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है, ठीक है, CU की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इन्होंने व्यापार से संबंधित भारत और इनके जो व्यापारिक संबंध है इनके बारे में भी बताया था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। कौन कहलाता है? सॉन्ग, हैन सॉन्ग, हैन सॉन्ग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि है। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि है। कौन है शाक्य मुनि? शाक्य मुनि है हेनसोंग। इन्होंने कई सारी नीतियां चलाई थी, इसीलिए इनको कहा जाता है नीति का पंडित, हेनसोंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, बारी कवि कौन है? बाण भट्ट। ये कई बार अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है, बाण भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन का भू राजस्व दर कितना था? हर्षवर्धन का भू राजस्व
दर कितनी थी? 1/6, ठीक है, 1/6 थी, 1/6। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया? हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय ने ही हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था कहाँ पर? हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पर करता था? तो ये धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में, ठीक है, कहाँ करता था? प्रयाग में। तो ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इतने हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी और उन ट्रिकों को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ये पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा आपको आर्मी की एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है तो आप प्लीज़ इधर देख लीजिए। इसके अलावा आपको पढ़ना है जितने भी प्रकार के युद्ध हुए हैं, युद्ध, सभी प्रकार के युद्ध, ठीक है, सभी युद्ध पढ़ना है आपको। युद्ध मतलब कि तराइन का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, केवल यही पढ़ना है। सभी युद्ध कब और किसके बीच, किसके बीच, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है विभिन्न वचन और नारे, राष्ट्रीय वचन व नारे। उसके बाद हर वंश का संस्थापक, हर वंश का संस्थापक, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और सम्मेलन, राष्ट्रीय आंदोलन व सम्मेलन। इतिहास में आपको जितने पॉइंट्स मैंने आपको ये बता दिए हैं, इसके अलावा ये 3-4 टॉपिक और आपको करना है। ये टेबलें बनी हुई है इनकी, तो ये टेबलें अगर आप अच्छे से कर लेते हो याद, तो आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भूगोल वाला जो पोर्शन है, भूगोल वाले पोर्शन में हम कुछ चीज़ें शुरू करेंगे, कुछ ट्रिक है जो आपको याद रहेगी। उसमें कुछ मतलब राजनीति की भी है, राष्ट्रपति वगैरह को याद करने की ट्रिक भी है, और भूगोल से संबंधित भी ट्रिकें हैं, जैसे कि लोक नृत्य, दर्रे, है ना, राजधानी वगैरह, ये सारी, संसद, ये सारी याद करने की भी ट्रिकें हैं। तो उन ट्रिकों को हम कंटिन्यू करते हैं और इसी क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमारा ये क्लास का जो टाइम है थोड़ा बढ़ जाए, है ना। अभी इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, इतने पॉइंट्स हमने कर लिए, ये तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा ये 4 टेबल दे रखी है आपको, ये 4 टेबल आप कर लेते तो आपका जो भारत के इतिहास का जो भी पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ किताबें भी लिखवा दी है, जो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो किताबें भी मैंने लिखवा दी है। उसके अलावा भी कुछ किताबें हैं, तो मैं आपको वो खास किताबों के बारे में या उनके जो रचयिता है उनके बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। तो चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हो सके तो अभी हम बीमारियों की ट्रिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीमारियों की ट्रिक भी एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीमारियों से और विटामिन से, कि किस विटामिन की कमी या वृद्धि से बीमारियां होती है, कौन सी होती है। उसके अलावा हम अम्ल क्षार को पहचानने की भी ट्रिक पढ़ लेंगे, ताकि आप आसानी से उनको पहचान सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कुछ भी आपको फॉर्मूला दे रखा हो, आप डायरेक्ट उसको पहचान सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और अगली जो बीमारियां हैं, बीमारियों की ट्रिक हम समझ लेते हैं। बीमारियां जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है संक्रामक और एक होती है असंक्रामक। संक्रामक जो बीमारियां होती है, वैसे तो बीमारियां जेनेटिक होती है और अर्जित होती है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की बीमारियां, ठीक है। बीमारियों को कहा जाता है डिसीज। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक, और दूसरी होती है
एक्वायर्ड या अर्जित अर्जित बीमारी, या हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज, ए आएगा एक्वायर्ड डिसीज। अब जो जन्मजात बीमारियां होती है इसमें तो सभी प्रकार के सिंड्रोम आ जाएंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, केट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको वो सारे सिंड्रोम लिखकर बता देती हूँ, और किस सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है और कमी हो जाती है, ये भी मैं आपको यहीं पर बता दूंगी, तो आपको याद रहेगा। लेकिन जो अर्जित बीमारियां होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है संक्रामक, अर्जित बीमारियां जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है संक्रामक और दूसरी होती है असंक्रामक। संक्रामक जो बीमारियां होती है ये आगे चलकर फिर चार प्रकार से विभाजित है, जैसे कि पहले नंबर पर होता है कवक जनित रोग, कवक जनित यानी कि फंगल डिसीज, ठीक है। दूसरी जो होती है जीवाणु जनित, जिनको कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। तीसरी जो होती है वो होती है विषाणु जनित, इसको कहा जाता है वायरल डिसीज। और चौथी जो होती है प्रोटोजोआ जनित, जिसे कहा जाता है प्रोटोजोअल डिसीज, ठीक है। असंक्रामक रोग की बात आती है तो जो अचानक से हमारे शरीर में हो जाता है उसी को कहा जाता है असंक्रामक रोग, जैसे कि कर्क रोग, ठीक है। कर्क रोग किसको कहा जाता है? कैंसर को कहा जाता है कर्क रोग, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कैंसर। दूसरा मधुमेह, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो ये क्या है? ये असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। अब जन्मजात रोगों में क्या क्या आता है? तो जन्मजात रोगों में आते हैं सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? सारे सिंड्रोम। सबसे पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। दूसरा है पटाउ सिंड्रोम, तीसरा है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चौथा है इसमें टर्नर सिंड्रोम। पांचवा है एडवर्ड सिंड्रोम, छठा है इसमें केट सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र या 21वां जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी होना मतलब कि देखो, गुणसूत्रों में कमी होती है तो उसको कहा जाता है मोनोसोमी, और गुणसूत्रों में वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है ट्राइसोमी। 2 से 3 हो गए ना तो उसको ट्राई कहेंगे, और 2 से 1 हो गया तो उसको मोनो कहेंगे। इसीलिए गुणसूत्र में वृद्धि को कहा जाता है ट्राइसोमी और गुणसूत्रों में कमी को कहा जाता है मोनोसोमी। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें एक और दूसरा
गुणसूत्र आके जुड़ जाता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, तो 13वें जोड़ी में ट्राइसोमी, 13वें जोड़ी में क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र आके जुड़ जाता है। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है कि 23वें जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी यानी कि एक और जुड़ जाता है। अब डाउन सिंड्रोम के 21वें जोड़ी गुणसूत्र में जब एक और गुणसूत्र आकर जुड़ता है तो इसके क्या रिजल्ट होते हैं, इसके रिजल्ट होते हैं कि जो बच्चा होगा वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कमजोर रहेगा। ठीक है, इसके साथ हमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को कहा जाता है क्या, मतलब उसका जो सिर होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, मंगोल जाति जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इस बीमारी को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे का फेस होता है पूरा मंगोल जाति के लोगों की तरह दिखाई देता है कि नाक चपटी है, गाल दबे फूले हुए हैं, सिर ऐसा यहाँ से काफ़ी बड़ा है, तो ये सब मंगोल जाति के लोगों की तरह दिखाई देता है। उसके बाद पटाउ सिंड्रोम में 13वें जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाती है, 13वें में होगी तो इसके भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उंगलियां जो होती है वो 6 होती है, चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो। ऊपर का होंठ जो रहेगा वो कटा हुआ रहेगा, मानसिक और शारीरिक तौर पर थोड़ा व्यक्ति कमजोर रहेगा, तो ये इसके भी लक्षण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23rd जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसमें एक और लड़की वाला आकर जुड़ जाता है। अब देखो ये दो जो सिंड्रोम होते हैं ये महिला और पुरुष दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ये केवल पुरुषों में ही होता है। और पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, तो इसमें एक और आके एक्स वाला जुड़ जाता है, तो 3 हो गए, ये 2 एक्स वाले हो गए और एक वाई वाला। तो जो भी लड़का होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला, उसमें लड़कियों के गुण दिखाई देते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं किन्नर वगैरह, है ना, ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं या किन्नर कहते हैं हम, तो वो सब क्या है, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है, उनका उसमें कोई दोष नहीं होता है। वो क्या किसकी वजह से होता है, गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि की वजह से, वृद्धि की वजह से उनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पूरी जिंदगी ये भोगना पड़ता है। और सिंड्रोम वही होते हैं जो बर्थ के साथ में मिलते हैं बच्चे को और उनकी मौत के साथ वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को सिंड्रोम कहा जाता है। और डिसीज वो होती है जो कि किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, कुछ समय तक रहती है, अगर हमने उसका इलाज करवा दिया सही समय पर तो वो ठीक हो जाएगी, वरना वो ठीक नहीं हो पाती है। तो ये डिफरेंस होता है कि सिंड्रोम क्या होते हैं और डिसीज़ क्या होती है। सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन डिसीज़ का ट्रीटमेंट है, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज है, केवल एक को छोड़कर, एड्स को छोड़कर। ठीक है, एड्स का अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है और कैंसर का इलाज संभव हो पाया है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सिंड्रोम आता है ये टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, ये सिर्फ फीमेल में होता है। ठीक है, ये फीमेल में होता है और इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 45 हो जाती है। टोटल होती कितनी है, 46 होती है, जोड़ियों में होते हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र, लेकिन महिलाओं में ये एक कम हो जाता है, 45 ही बचता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ओवरी नहीं जनरेट हो पाती है, बच्चादानी नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है और ना ही वो कभी प्रेग्नेंट हो पाती है। इसमें महिलाओं के जो स्तन होते हैं उनका शेप भी थोड़ा छोटा होता है, स्तन ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है और इसी वजह से मतलब इस सिंड्रोम की वजह से वो बांझ रहती है, स्टेराइल होती है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें जोड़ी में क्या हो जाता है, 18वें में मोनोसोमी हो जाता है, मोनोसोमी। और ये वाला सिंड्रोम फीमेल और मेल दोनों को हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो 18वें में एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, कम हुआ तो इसको क्या कहा, मोनोसोमी हो गया है। ठीक है, तो ये महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये सिंड्रोम हुआ है तो हो सकता है महिला बांझ रहेगी, और अगर पुरुष में हुआ है तो हो सकता है पुरुष में नपुंसक रहेगा, वो बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, उसमें स्पर्म फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केट सिंड्रोम। केट सिंड्रोम में पांचवें जोड़ी में क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी यानी कि एक और
गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है। तो इसमें जब बच्चा रोएगा तो बच्चा रोएगा ना, उस समय में उसकी आवाज़ जो रहेगी वो बिल्ली के रोने की जैसी आएगी, ठीक है, जैसे बिल्ली रोती है ना म्याऊं म्याऊं करके, इस तरीके से बच्चे की आवाज़ आएगी। तो इसको कहा जाता है केट सिंड्रोम। हमेशा वो जिंदगी में कभी भी रोएगा तो उसकी आवाज़ ऐसे ही आएगी, तो उसको क्या कहा जाता है, केट सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये कुछ जेनेटिक डिसीज़ होती है, कुछ एक्वायर्ड डिसीज़ होती है, और हम एक्वायर्ड डिसीज़ में ही ये सारी डिसीज़ पढ़ेंगे ट्रिक के थ्रू। ट्रिकें आपको याद रखनी पड़ेगी, उन ट्रिक से आप सारी बीमारियां कवर कर पाओगे और उससे प्रभावित अंगों को भी आप याद रख पाओगे, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है बीमारियों का, कल की क्लास में मैं आपको सारी ट्रिक बता दूंगी, बीमारियों से संबंधित भी, और जो भी भूगोल से संबंधित ट्रिकें हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके पूरी कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और प्लीज़ आपको अगर इसी तरीके की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सारी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए आप भी अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि दोस्त भी लोग भी पढ़ पाएँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।